हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब चाहते हैं कि एक सर्टेन पीरियड बाद हमारे पास कुछ वेल्थ हो ताकि एक फिनेंशियल फ्रीडम हम महसूस कर सके। एंड फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास कभी सेविंग ही नहीं हो पाती है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, पैसे बचते ही नहीं है। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल्स में कभी पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया, और ना हमारे घरों में हमें सिखाया गया पर्सनल फाइनेंस को लेके। इनफैक्ट कुछ फैमिलीज में ये भी सुनने में आता है कि बच्चों को मनी मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अभी पैसों के मामले से दूर रखना चाहिए। बट आई थिंक जितना इम्पोर्टेंट बाकी सब्जेक्ट्स है, बाकी हैबिट्स है, उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आई हैव अ 6-year-old डॉटर एंड रिसेंटली मैंने उसे पिगी बैंक में जो पैसे सेव करती है, वो उसको मैंने उसे बताया कि अगर वो बैंक में डिपॉजिट कराएगी तो उसे बैंक आफ्टर सर्टेन पीरियड एक्स्ट्रा पैसे देगा। बेसिकली आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट टू हर। मुझे लगा शी इज टू यंग फॉर इट, बट टू माई सरप्राइज शी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। आई थिंक हमें अपने बच्चों को फिनेंशियल लिटरेसी छोटे छोटे तरीकों से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हम भी जब छोटे थे तो हमें ऑब्वियसली हम लोग पिगी बैंक में सेविंग करते थे, जो बच्चे आज भी करते हैं। एंड आई थिंक फिनेंशियल लिटरेसी का बस एक वही पार्ट हमें बताया गया, हमें सिखाया गया, विच इज़ वेरी गुड, बट देन दैट्स इट। उसके अलावा उसके आगे मनी मैनेजमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। आज जब हम मिड 20s में जो लोग हैं, जब उनसे जो अभी अभी अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो 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 अभी अभी जिसने जॉब ज्वाइन किया या साल 2 साल हुआ है, जो मिड 20s में बेसिकली, उनसे अगर आप बात करो, यू विल रियलाइज कि इन्वेस्टमेंट को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। उनका थॉट प्रोसेस इज लिटिल डिफरेंट। They want to travel around the world, they want to have an expensive phones, and they feel that this saving thing, this investment thing is uh, is a old school thought. uh, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एंड कुछ लोग अगर देते भी हैं, इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, दे फील कि अभी शायद टाइम नहीं आया है इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर कुछ टाइम के बाद जब अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी देन दे विल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। एंड मिड 30s में जिसमें वी फॉल, आई फॉल, हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली इनकम तो इंक्रीज हुआ है विद पीरियड, जो मिड 20s में था अभी और जो अभी है, इनकम हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड, बट the expenses has increased exponentially. We have more responsibilities now. लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, EMIs आ चुकी हैं, एंड अगेन एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर लेफ्ट विथ नो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। जितना भी हार्ड वी ट्राई, हमने सारे एक्सपेंसेस को नोट डाउन करके आप लोगों ने देखा होगा, एंड यू विल फाइंड नो एक्सपेंसेस दैट इज अननेसेसरी। सो एट द एंड यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइस। आप जितना भी कोशिश करो,
आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग कर ही नहीं पाते हो। इसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड। वहाँ पे बेसिकली दो पर्सन को कंपेयर किया गया है। वन इज अ पुअर डैड हु बेसिकली जो जिसकी सैलरी इनकम है, अच्छा खासा जॉब रहता है उसका, और उसका एक प्रोसेस है, जिस दिन उसका सैलरी क्रेडिट होता है अकाउंट में, वो सारे बिल्स पे करेगा, अपनी इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे करेगा, अपने रेंट पे करेगा, बच्चों का ट्यूशन फी पे करेगा, एंड देन बाकी पैसों से अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मीट करता है। एंड बट एट द एंड he is never able to save money, and the end of his career वो wealth generate नहीं कर पाता है, and throughout this he is always frustrated with financial problem and all. On the other hand, जो rich dad है वो अपने पे से सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट करता है, एंड देन whatever is left after that इन्वेस्टमेंट करने के बाद he makes all the payment, इलेक्ट्रिसिटी या जो कुछ भी है। हाँ, उसमें ऑब्वियसली उससे प्रॉब्लम आती है, समटाइम इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑन टाइम, उसके बिल्स अनपेड रह जाते हैं, ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम रहता है, उसको प्रॉपर मैनेज नहीं रहता है, बट देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ही इज एबल टू क्रिएट द वेल्थ, एंड एक फाइनेंशियल फ्रीडम वो डेवलप कर लेता है। आई थिंक दिस इज द ओनली वे वी कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम पहले सारे खर्चों को पे करने के बाद, सारा खर्चा करने के बाद, इनकम आने के बाद, अगर हम सोचेंगे कि पहले अपने जितने भी इम्पोर्टेंट खर्चे हैं, जो कि सभी इम्पोर्टेंट है, देयर इज नथिंग दैट इज अननेसेसरी, सारे खर्चे मीट करने के बाद, एंड देन इफ वी व्हाटएवर इज सेव्ड वी विल इन्वेस्ट, वो नहीं हो पाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, राइट? तो द हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में, the first thing you need to make sure, whatever is your payday, the first outflow of cash has to be your investment. जिस दिन आपके अकाउंट में सैलरी आती है, उस दिन सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे आप अपना एक्सपेंसेस मीट करो। That is the way how you can start investment. Now, what is the amount that you should invest? This may be this can be different from person to person. Obviously a personal finance will be different from one person to another, that is why it is called personal finance, क्योंकि हर आदमी का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी को रेंट पे करना पड़ता होगा, किसी को नहीं करना पड़ता होगा, किसी के सर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। everyone will have a different management requirement for their personal finance. But if you want to start, I would suggest at least 10% of your income should go into your investment to start with. अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 5,000 आप उससे इन्वेस्टमेंट करो, और 45,000 से आप अपने एक्सपेंसेस मीट करो, एंड आई एम श्योर 5,000 की वजह से आपके पर्सनल लाइफ स्टाइल में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ जाएंगे। आपके 20,000 इनकम है, अगर आपका 20,000 सैलरी है, 20,000 इनकम है पर मंथ, तो आप 2,000 से स्टार्ट करो। अगर आप ये सोचते हो कि 2,000 और 5,000 के इन्वेस्टमेंट से क्या ही कर लोगे, तो लेट मी अश्योर यू कि ये छोटे इन्वेस्टमेंट से ही एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल या मैं आपको दिखाता हूं कि आप 5,000 या 4,000 रुपीज पर मंथ से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो,
तो आप कितना वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो मैंने ये मंथली इन्वेस्टमेंट रखा है 4,000 रुपीज। सो मंथली इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज अगर आप करते हो and your expected rate of return is 12% and you invest for the period of 35 years। मान लेते हैं आपकी उम्र 25 years है और आप अर्ली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो और आप 35 years तक इन्वेस्ट करते हो, दैट इज अप टू द एज ऑफ योर रिटायरमेंट, 60 years की एज तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो विद जस्ट 4,000 of investment per month, you can generate a value of more than 2 crore rupees, that is 2 crore 20 lakhs rupees। हमने 12% इंटरेस्ट लिया है, ये इंटरेस्ट 12% रिटर्न लिया है बेसिकली। 12% रिटर्न बहुत इजीली अगर लॉन्गर पीरियड तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इजीली 12% रिटर्न अज्यूम कर सकते हो, बिकॉज दैट इज वेरी सेफ रिटर्न। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, दैट आई विल टेल यू इन अ व्हाइल। नाउ इसी 4,000 को आई वुड रिकमेंड, आप जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आई वांट यू टू इंक्रीज this amount annually। So let's say you step up this investment with 10% every year। हर साल आप 10% से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जाते हो। जैसे इस साल आप हर महीने 4,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, अगले साल आप 4,400 रुपये इन्वेस्ट करोगे और उसके अगले साल फिर उस पर 10% ऐड करके इन्वेस्ट करोगे। तो आप अगर सिर्फ 10% हर साल ऐड करते हो अपने इन्वेस्टमेंट में, तो 12% ही आप रिटर्न अर्न कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज सेम। 4,000 रुपये आप मंथली स्टार्ट किए, हर साल 10% से उसे टॉप अप करते गए, 12% आप एक्सपेक्टेड रिटर्न है, 35 years तक आपने इन्वेस्ट किया, then the amount you have will be more than 6 crore rupees, that is 6 crore 30 lakhs rupees with very little amount। that is why I'm saying बहुत छोटे अमाउंट से, इनफैक्ट आप 500 रुपये से पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत छोटे अमाउंट से कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विल हैपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल बी एबल टू जनरेट डिसेंट अमाउंट, एक अच्छा खासा कॉर्पस आप अपने रिटायरमेंट पे क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेफ साइड में 12% रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, 12% रिटर्न लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे रिटर्न का भी इम्पोर्टेंस बता दे रहा हूँ। यही रिटर्न अगर 12% के बजाय अगर आप 15% कर देते हो, विच इज अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा सा मैनेज वे में, अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखोगे, समझोगे, so you'll able to generate 15 to 18% of return। 12% is the very safe side, I'm assuming, right? तो आप 15% रिटर्न तक भी जनरेट आराम से कर सकते हो। लोग 18% तक रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बट ठीक है, हम बीच में कहीं भी अगर फॉल करते हैं, अगर 15% तक रिटर्न हम जनरेट करते हैं, तो अपने जो 6 करोड़ रुपए हम लोगों ने बनाया था कॉर्पस में, वो अब more than 10 crore, almost 11 crore rupees will have at the end of 35 years। This is what I'm telling you कि आप कितने छोटे अमाउंट से एक कितना अच्छा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो और अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। नाउ वेयर टू इन्वेस्ट। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट का जर्नी आपने स्टार्ट नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। निफ्टी 50 इज वन ऑफ द सेफेस्ट
इन्वेस्टमेंट मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो SIP के जरिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने बैंक के पास जाओ, बैंक को बोलो आपका एक डीमैट अकाउंट खोल देगा और उसी को बोलो कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ही विल गाइड यू कि आप निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 बेसिकली जितने भी शेयर मार्केट में बड़ी कंपनीज है उसकी 50 कंपनी का लिस्ट है निफ्टी 50, एक इंडेक्स बना हुआ है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन कंपनीज का, इन 50 कंपनी का, बड़ी टॉप 50 कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सबसे बड़ी कंपनीज है, उसका एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स में आप अपना पैसा एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। एंड धीरे धीरे जब आप मार्केट एक बार स्टार्ट करोगे, 6 महीने, साल, 2 साल बाद आप मार्केट में इन्वॉल्व, आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होने लग जाएगा। आप थोड़ा बहुत बिजनेस चैनल वगैरह देखने लग जाओगे। देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट और आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना स्टार्ट करोगे। निफ्टी 50 के बाद आप थोड़ा सा हायर रिस्क, कंपेरेटिवली हायर रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है? आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करके आप एक किसी को अपने पैसे का जिम्मा देते हो जो एक्सपर्ट है और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। सो वो वैसे आपको वो रिस्क भी नहीं रहता है कि आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो कोई और आपके लिए वो इन्वेस्ट कर दे रहा है। ऑब्वियसली he will take a certain charges which is very less, and he will help you to invest in the market. इसके बारे में अपने अलग से एक वीडियो बना लेंगे। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को मैनेज, अपनी एज और रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करते हुए आप कैसे एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि अभी ऑब्वियसली अभी अगर मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। So I think this is how you can start investment. I have already discussed the importance of investment, how to start investment. आप ये सोचोगे कि मैं पहले अपने एक्सपेंसेस मीट करूंगा, फिर बाद में जो पैसे बचेंगे उससे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन यू विल हैव सम और अदर एक्सपेंसेस कमिंग अप। कभी आपको कहीं ट्रैवल करना होगा, कभी कोई आपके यहाँ गेस्ट आ जाएगा, या कभी आपके घर में कोई रिक्वायरमेंट होगा, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर एंड ऑल, कभी कोई फेस्टिवल आ जाएंगे। एंड दिस वे इवन इफ यू सेव, योर सेविंग विल गो अवे with this expenses. So आपको सबसे पहला काम क्या करना है? जिस दिन आपके अकाउंट में सैलरी आती है उस दिन आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो, SIP करो, एंड देन यू डू ऑल द एक्सपेंसेस। वेयर टू इन्वेस्ट? अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि निफ्टी 50 फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। आई थिंक and yes, your time horizon has to be long. आप लंबे पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्ट करो। अगर आपका टाइम होराइजन इज 2 to 3 years तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप शेयर मार्केट में या निफ्टी, इनफैक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स में भी आप साल, 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप आप जितना FD में अर्न कर रहे हो या जितना कहीं और जगह अर्न कर रहे हो, उससे बेटर रिटर्न आपको ये नॉर्मली दे देता है। एंड 12% इज अ वेरी रीजनेबल रिटर्न जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड आपको क्या जरूरत है? आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि देयर मे बी टाइम जब आपको पैसे का
अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाए और उस समय आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे ना निकालना पड़े, इसलिए यू शुड ऑलवेज मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। 3 महीने 6 महीने का जो भी एक सर्टेन अमाउंट जो आपको रीजनेबल लगे, वो अमाउंट का एक आप इमरजेंसी फंड मेंटेन करके चलो, जो आप सेविंग अकाउंट में या एफडी करवा के रख सकते हो, और जब भी जरूरत पड़े आप उस फंड को यूज करो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ। लाइफ इंश्योरेंस कौन सा लेना है, कैसे लेना है, इस बारे में मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यू कैन गो एंड सी दैट। एंड I think that is how you can start investing. That's it for now. हाँ, अगर आपको और इस पर्सनल फाइनेंस को लेके और आप जानना चाहते हो तो 2-3 बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। एक वन इज जो मैंने अभी आपको बताया, रिच डैड पुअर डैड। The another one is Let's Talk Money by Monica Halan. Not very great book, but I think it's a good book for beginners, uh, uh, especially in Indian context. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है उसमें। Then Psychology of Money is another one book, which is very good. I think these 3 books if you read, बहुत कुछ आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता चलेगा। सो हैप्पी इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।